हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में एमपीपीएससी 2022 के इंटरव्यू चल रहे हैं और इंटरव्यू की तैयारी को लेकर साथ ही साथ बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को लेकर कई छात्र छात्राओं के समक्ष दुविधा की स्थिति है। इसी दुविधा की स्थिति के समाधान के लिए एमपीपीएससी 2021 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित ज्योति मैम को मैं आमंत्रित करता हूं और मैं आशा करता हूं कि वर्तमान और भविष्य में साक्षात्कार में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए यह सेशन अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। तो प्लीज मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सर। हेलो एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योति आज आप सबके समक्ष साक्षात्कार जो राज्य सेवा परीक्षा के 2022 के जो साक्षात्कार अभी वर्तमान में चल रहे हैं उनको लेकर और आने वाली जो परीक्षाएं हैं एमपीपीएससी के द्वारा जो भी साक्षात्कार लिए जाते हैं उससे संबंधित प्रश्नों का समाधान करने के लिए आज आपके साथ जुड़ी हूँ। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, मैं सबको बताना चाहूँगी कि एमपीपीएससी द्वारा जो आयोजित एग्जाम्स होते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या साक्षात्कार हो, तीनों ही एग्जाम की जो एक ही कुंजी है वो मैं बताना चाहूँगी कि मेंस का सिलेबस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू की, तो हमें सबसे पहले सिलेबस से जाना चाहिए। तो एमपीपीएससी के जो मेंस सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशलॉजी और साइंस बैकग्राउंड से कुछ बच्चे हैं, तो साइंस, इन्वायरमेंट, ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, इनको हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। जब भी मैंने कई बार मतलब मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं। एक मैंने अपनी फील्ड का इंटरव्यू दिया है बीएचएमएस का, और 3 मैंने सिविल सेवा के इंटरव्यू। तो सामान्य जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि जो बोर्ड मेंबर हैं वो पॉलिटी पूछ रहे हैं, कहीं से भी उठकर इकोनॉमी के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो देखिए, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, तो इन्हें अवश्य पढ़कर जाएं। इनके जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो भी हैं, बारीकियां हैं या कुछ हैं, तो इन सब्जेक्ट को पढ़कर ही आप साक्षात्कार देने जाएं। आइए हम शुरुआत करते हैं कि सामान्यतः किस तरह के प्रश्न साक्षात्कार में बनते हैं और हमें अपनी तैयारी को किस ओर दिशा देना है। तो पहली शुरुआत हमारी जो है, सबसे पहला जो हमारा डैफ होता है, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म, जो आयोग द्वारा हर विद्यार्थी से मंगवाया जाता है। आपकी उसमें एक फोटो होती है और आपका जो व्यक्तिगत विवरण है वो आप उसमें पूरा फिल कर दें। तो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म में जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी गई है या आपके द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो एकदम सही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी। दूसरी बात मैं कहूँगी, जो भी आपने फिल किया है उसकी सूक्ष्म सूक्ष्म जानकारी आप एकत्रित करें। शुरुआत करते हैं। जैसे सामान्य प्रश्न हो सकते हैं, प्रश्न हो सकता है आपके आवेदन क्रमांक से कि आपका आवेदन क्रमांक क्या है, तो ये आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए, आवेदन क्रमांक। नेक्स्ट, आपका रोल नंबर, रोल नंबर हमें याद होना चाहिए एस्पिरेंट्स। आपकी जन्म तारीख क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड मेंबर्स के होते हैं, सामान्यतः पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका नाम, आपके नाम संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। आपका नाम, अगर आपका कोई नाम काफ़ी अलग है, यूनिक है, तो डेफिनेटली उस पर प्रश्न बन सकते हैं। आपका नाम इतिहास से जुड़ा है, राजनीति से जुड़ा है, कोई फेमस पर्सनालिटी है उससे, इतिहास में कोई महिला रही है तो, या कोई चर्चित व्यक्ति रहा है, तो आपके नाम का जो अर्थ है वो आपसे जानना चाहेंगे। वो अर्थ में आप ऐतिहासिक भी बता सकते हैं, आर्थिक या कोई राजनीतिक पर्सनैलिटी उससे जुड़ी हैं, तो उसकी आपको जानकारी एकत्रित करनी है अपनी डायरी में। सेकंड आता है, उस व्यक्ति के आपके नाम से अगर कोई फेमस पर्सनालिटीज हैं, अगर कोई नेता हैं या कोई फिल्म एक्टर हैं या कोई वैज्ञानिक हैं आपके नाम से चर्चित, या कोई एनवायरमेंटलिस्ट है, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, उनकी भी सूक्ष्म जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके नाम का संधि विच्छेद यदि हो रहा है, जैसे कई बार बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं वो हिंदी पे चले आते हैं, तो हिंदी में वो सीधा उनका प्रश्न होता है। अगर आपके नाम में कोई संधि उन्हें लग रही है कि हाँ ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तो आपके नाम का संधि विच्छेद हो, विलोम, पर्यायवाची, कई बार पूछ लिया जाता है कि आप अपने नाम के 3 या 4 पर्यायवाची बताइए, तो इन सारे प्रश्नों के लिए आपको तैयार होना है। सरनेम से संबंधित, आप किस कास्ट से हो, आपका सरनेम क्या है, उस कास्ट का इतिहास क्या है। एस्पिरेंट्स, पूछा जाता है कि उस वंशज कौन से हैं आपके, हिस्ट्री में अगर हैं, आपकी जो कास्ट है या आपकी जो जाति है उसका सांस्कृतिक महत्व पूछा जा सकता है आपसे, आर्थिक पूछा जा सकता है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य उसका पूछा जा सकता है, किस क्षेत्र में आप बिलोंग करते हैं,
और कुछ ऐसा होता है कि आपकी सरनेम से संबंधित कुछ ऐसी आपकी कास्ट में कोई प्रथाएं वगैरह अगर चलती हों, जो सामाजिक प्रथाएं हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं, तो उन पर भी प्रश्न बनते हैं। एस्पिरेंट्स, आपके अगला आता है अपने पिता का नाम। तो आपके पिता, जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया कि आपको अपने नाम के जो हैं सारे डायमेंशंस कवर करने हैं, तो उसी प्रकार आपको अपने फादर या अपने हस्बैंड के नाम का, उनके नाम का कोई पर्यायवाची है या उनके ऐतिहासिक कोई पर्सनैलिटी रही है उनके नाम की, तो वही डायमेंशंस आपको अपने फादर या हस्बैंड के नाम के कवर करने हैं। आगे हम जाते हैं, स्वयं के नाम से जितने जुड़े एस्पेक्ट्स हैं वो सब आपको अपने हस्बैंड या अपने फादर, जो भी आपने नाम मेंशन किया है, या आपने मदर का नाम मेंशन किया है गार्जियन में, तो वो सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर करने हैं। इसके बाद हम आते हैं आपके हस्बैंड, आपके फादर, आपने जो गार्जियन मेंशन किया है, आपकी मदर भी हो सकती हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, तो उनके प्रोफेशन से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट आता है जन्म दिनांक, जो हम मेंशन करते हैं। आपकी जो जन्म दिनांक है उसमें कोई विशेष दिन है, कोई खास दिन है, कोई खास मंथ है या ईयर है। ऐसा ईयर जिस पे कोई पूर्व में कोई घटना घटित हुई हो, कोई फेमस इवेंट हुआ हो भारत में, कोई ट्रेजिडी हुई हो, या कुछ भी ऐसा विशेष दिन है, तो उस डेट के जितना जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी आपको जानकारी एकत्रित करनी है। उस डेट से रिलेटेड वर्तमान में कुछ इवेंट चल रहा है तो वो भी आपको देखना है। नेक्स्ट आपको देखना है उस ईयर में कोई घटना हुई है, पहले कोई वॉर हुआ है, वो आपको देखना है। इनफैक्ट जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ है उस मंथ में कितने इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए। हो सकता है बोर्ड मेंबर आपने कोई डे बताया है, आर्मी डे, तो फिर वो आर्मी पे भी आपका इंटरव्यू जा सकता है, वो आपको आर्मी से थोड़ी सी डीप जाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। एस्पिरेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट डेज की आपको जानकारी रखनी है। ईयर ऑफ बर्थ आपका, जैसे किसी का बर्थ 1997 है, किसी का 1995 है, तो 1994 1995 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया, तो फिर इंटरव्यू आपका पंचायत पे जा सकता है। ठीक है, तो इन सब डायमेंशंस के लिए एस्पिरेंट्स प्रिपेयर रहें। घटना का वर्तमान संबंध, मान लीजिए कोई इवेंट 1994 1995 में हुआ है और आज भी वो चर्चाओं में है, न्यूज़पेपर में है, तो फिर वो आपका पुराना जो भी उसका बैकग्राउंड है, हिस्टोरिक इवेंट है, उसकी पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए और वर्तमान में उसमें क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न आता है आपकी एज का। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं कि उनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो आयोग का पहला प्रश्न होता है बोर्ड मेंबर का कि अब तक आपने विवाह क्यों नहीं किया। तो इसके लिए आप सेल्फ एनालिसिस करें, अपना एक बहुत अच्छा उत्तर तैयार करें। उम्र ज़्यादा है, विवाह क्यों नहीं किया। अगला, फिर अगर उन्होंने पूछा है विवाह क्यों नहीं किया, तो वहां से आपके प्रश्न आगे बढ़ सकते हैं कि विवाह के कितने प्रकार होते हैं, हिंदू धर्म में कौन कौन से विवाह हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। विवाह क्या है, क्या संस्कार है, संस्कार क्यों है। तो इस तरह के प्रश्नों की प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिल रही है। उसके बाद विवाह के प्रकार, आज का समाज, फिर विवाह से कई सारे इवेंट्स निकलते हैं, जैसे अखबारों में भी कई सारी न्यूज आती है, तो उससे संबंधित आपसे सामाजिक प्रश्न भी बन सकते हैं। आप विवाहित हैं तो स्पेशली आपसे सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी, इनसे संबंधित प्रश्न भी आयोग के होते हैं। जन्म स्थान, आप किसी ऐसे प्लेस पर हो तो आपकी जो जन्म स्थान है वो बहुत महत्व रखता है। मान लिया किसी का बर्थ अमरकंटक में हुआ है, तो अमरकंटक अपने आप में फेमस स्थान है, तो वहाँ का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे परिप्रेक्ष्य आपको, या वहाँ पर कोई रिसेंट में घटना हुई है, नर्मदा जी इससे लेकर कोई इवेंट हुआ है, कोई आयोजन हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। रिसेंट घटना हुई वहाँ कोई, ठीक है, आपका जन्म स्थान, कई बार ऐसा देखा गया, मैंने कुछ एस्पिरेंट से प्रश्न सुने कि वो इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि आपके जहाँ से आप बिलोंग करते हो डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ कोई संत रहे हैं। तो देखिए, ये मैं कह रही हूँ कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी आपको उस स्थान की रखनी है। धार्मिक में जब मैंने बताया तो वहाँ पे आपको ये वाली चीजें भी देखनी है। राजनीतिक अगर उस स्थान का देख रहे तो आपके यहाँ से एमएलए कौन है, आपके यहाँ से पार्षद कौन है, कोई सरपंच है, कोई महिला सरपंच है, कोई फेमस है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अगर उस स्थान का आपसे आर्थिक महत्व पूछा जा रहा है तो आर्थिक में वहाँ कोई फेमस, वहाँ इंडस्ट्री है, कुछ है, वहाँ का ओडीओपी क्या है, कोई फसल अगर वहाँ हो रही है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं आपके जन्म स्थान से। अपनी तहसील,
ठीक है, आपका जो जिला है या तहसील है तो उसका हमें डेमोग्राफी जरूर देखना है। डेमोग्राफी में क्या चीजें आती है, वहाँ का सेक्स रेशो क्या है, अगर देखा जा रहा है कि वहाँ पे लिंगानुपात कम है तो क्यों कम है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कम है और उसके साथ 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 आयोग का अगला प्रश्न होता है कि उसके समाधान के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो इस सारे प्रश्नों के लिए आप अभी से अपने शॉर्ट में अपने आंसर्स तैयार रखें। डेमोग्राफी, सेक्स रेशो क्या है, टोटल विलेजेस कितने हैं, सब डिवीजन कितने हैं वहां पर, और उस जिले का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व आपको अपने प्लेस का याद करना है या फिर आपको अपनी डायरी में उस चीज को मेंटेन करना है। एस्पिरेंट्स, सामाजिक में जब हम आते हैं तो जैसे कोई सामाजिक प्रथा आपके रीजन में प्रचलित है उसके बारे में आपसे, वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशो क्या है, यदि कम है तो जैसा मैंने आपको बताया किसके कारण, आपके सुझाव, आईएमआर, एमएमआर, इस तरह के प्रश्नों पे जा सकते हैं बोर्ड मेंबर। राजनीतिक, मैंने अभी बताया वहाँ सांसद, एमएलए, पार्षद या कोई फेमस पर्सनालिटी वहाँ से बिलोंग करती हैं, उनके बारे में आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। एस्पिरेंट्स, जब हम आर्थिक को देखते हैं तो आर्थिक के कई डिवीजन होते हैं। जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं उसमें भी हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में हमें सबसे पहले देखना है कि वहाँ पे मुख्य रूप से कौन सी फसलें की जाती है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, किस प्रकार की मिट्टी है, कौन सी फसलें हैं वहाँ पर, क्या आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो ये अगर कोई कृषि से संबंधित है, किसी के फादर का प्रोफेशन, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहें। फसल, या वहाँ पर कोई फेमस इंडस्ट्री है, या अभी कई जगह रीजनल इंडस्ट्री जो कन्क्लेव है वो आयोजित किए जा रहे हैं, तो कोई इंडस्ट्री आपके एरिया में आ रही है तो उस पर प्रश्न आपसे बन सकते हैं। टर्शियरी सेक्टर जैसे रेलवे, बैंकिंग, वहाँ पे कौन सा रेलवे जोन लगता है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस प्रकार से हमें अपने जो इकोनॉमिक डायमेंशन है उसको तैयार करना है। मान लीजिए किसी के क्षेत्र में जैसे स्पेशली बालाघाट रीजन में बैम्बू इंडस्ट्रीज हैं, तो फिर बैम्बू के लिए आपको पूरा डिटेल में जाना होगा कि बैम्बू कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, वहाँ कौन सी फर्म है जो काम करती है, उससे किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उनका कहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है, कितना एक्सपोर्ट है, कितने दिनों में जो है प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, कौन कौन सी मशीनें या क्या उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो छोटी से छोटी चीज़ों की जानकारी आपको उस जगह की होनी चाहिए। अब हम आते हैं भौगोलिक, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का फिजियोग्राफी आपको प्रिपेयर करनी है। कई बार वो एमपी की जो ज्योग्राफी है उस पर चले जाते हैं, तो ज्योग्राफी में आपको वहाँ के जो भी माउंटेन है या पहाड़ हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नदियों के बारे में अधिकतर प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के वहाँ पर वृक्ष हैं, कौन कौन से फल वहाँ पर उगाए जाते हैं, क्या है वहाँ का वेदर कैसा है, फ्लोरा, फौना, इसकी बेसिक जानकारी आपको ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स में पढ़नी है। एस्पिरेंट्स, सांस्कृतिक जब कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं या एस्पेक्ट पे हम आते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि कोई फेमस मंदिर है, कोई फेमस मस्जिद है वहाँ पर, कोई टेम्पल है या कोई किले हैं, ठीक है, और वहाँ पर कोई झरना है, कुछ ऐसा कोई रिलीजियस प्लेस है तो उस प्लेस का इतिहास आपको पता होना चाहिए। जैसे फेमस प्लेसेस हो गए हमारे चित्रकूट हुए हैं, अमरकंटक हैं, कुछ जिलों में उज्जैन है, तो ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जो फेमस हैं, तो इन प्लेसेस की बारीक से बारीक जो जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी। और उस क्षेत्र में जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो तो वहाँ पर आपको रिलीजियस प्लेसेस देखने, जैसे हिंदू टेम्पल्स हैं, जैन टेम्पल हैं, बुद्धा हैं कोई, तो उसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सांची स्तूप है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, तो सांची स्तूप में कितने स्तूप हैं, कब बनवाया गया, किसने खोजा, स्तूप में क्या होता है, हर्मिका होती है, क्या लेंथ उसकी होती है, क्या विड्थ होती है, क्या मेंशन होता है, और जो रिलिक्स हैं बुद्धा के वो कहाँ रखे गए हैं, या वो डोम शेप है तो क्यों है। तो ये बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको एकत्रित करनी है अपने साक्षात्कार के लिए। अब हम आते हैं जिले के जो सामान्य प्रश्न आपसे बन सकते हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का ओडीओपी आप जरूर पढ़ लें। ओडीओपी दो होते हैं, केंद्र की तरफ से और एक स्टेट का अलग होता है, तो वो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं। अगला हम देखते हैं जिले के फसल या उद्योग, वहाँ का कोई ऐतिहासिक महत्व रहा है तो आपको देखना है। धार्मिक, अगर माँ नर्मदा का वहाँ से उद्गम है या नर्मदा नदी बह रही है तो नर्मदा नदी से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं। जैसे पूरे विश्व में एक ही नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, क्यों की जाती है, कहाँ से शुरू की है,
नर्मदा सेवा यात्रा क्यों की गई थी, उसके क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, अभी वर्तमान में नदी के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो नर्मदा का इतिहास क्या है, इतिहास में किस नाम से जाना जाता था। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं माँ नर्मदा से आपसे किए जा रहे हैं। जिले का विकास मॉडल बताइए, आपके जिले में पहले वो आपसे जानेंगे कि आपके जिले में क्या फेमस है, और इस कोई प्रोडक्ट है या कोई हिस्टोरिक प्लेस है तो उस प्लेस को टूरिस्ट साइट बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, क्या आपके जिले की समस्या है, समस्याओं से संबंधित फिर वो आपसे विकास मॉडल पूछ सकते हैं। या फिर सामान्यतः एक प्रश्न जो देखा जा रहा है कि ग्रामीण विकास का मॉडल बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार के जिले की समस्या, उनका निवारण, आपका जिला राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक किस प्रकार योगदान दे रहा है, ये प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो आपको सारे डायमेंशंस कवर करने हैं। जिला आपका कब बना, कैसे बना, इसकी जानकारी जो है हमें एमपी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से एकत्रित करनी है। इस प्रकार के जब भी आप आंसर, आपसे कोई प्रश्न किए जाएं तो आपके जो उत्तर हैं वो ऑथेंटिक डेटा के साथ होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ होना चाहिए, कि एमपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाटा एकत्रित करें और उन्हीं डाटा को गवर्नमेंट की साइट के माध्यम से वहां पर प्रस्तुत करें। टर्शियरी सेक्टर अगर है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र, इन सबका आपको अध्ययन करना है। एस्पिरेंट्स, जैसा कि मध्य प्रदेश का एग्जाम है, मध्य प्रदेश के इंटरव्यू है, राज्य सेवा परीक्षा के इंटरव्यू है, तो हमें मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए और विशिष्ट भी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की जानकारी में सोशल एस्पेक्ट आ जाएगा, तो सोशल में हम देख लेंगे कि लिटरेसी रेट क्या है। सामान्यतः महिलाओं से पूछा जाता है कि 2011 की जो सेंसस है और 2001 की सेंसस से कितना बड़ा कितना कम हुआ, तो ये डाटा आपको तैयार रखना है। सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकली क्या चल रहा है, कोई 5 ऐसी घटनाएं अभी जो राजनीति में वर्तमान में चल रही है, इस प्रकार के प्रश्न। 5 मुख्यमंत्रियों के नाम बताइए, सीरियल से बताइए। 5 राज्यपाल के नाम बताइए, सीरियल से बताइए। तो इस प्रकार के पॉलिटिकल में आपसे प्रश्न बन सकते हैं। वर्तमान में किसी की डेथ हुई है या कोई चर्चा में है तो उससे प्रश्न बन सकते हैं। इकोनॉमिक में वाई मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियली जो है बैकवर्ड क्यों है, उसके क्या रीजन है और आप क्या प्रयास करेंगे, या सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। कल्चरल, हाँ, इतने सारे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, या कोई जैसे निमाड़ क्षेत्र से है तो वहाँ के कल्चर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फूड के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे फेस्टिवल्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकली हमें पता ही है मध्य प्रदेश में एंशियंट, प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक कई ऐसी साइट्स हैं, उनके बारे में आपसे जानकारी ली जा सकती है। ज्योग्राफिकल मैंने आपको डायमेंशन बताया। डेमोग्राफी में आपको एमपी की जो सेंसस है वो देख कर जाना है। कई बार उनका ये भी प्रश्न होता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा, तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें मैप से स्टडी, एक ओवरव्यू लेकर मध्य प्रदेश का जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की समस्याएं क्या हैं, और समस्या, हर समस्या के आगे आपको एक समाधान को लेकर चलना है। आपके जो उत्तर हैं, जब भी आपसे समस्याएं पूछी जाती हैं तो आपका उत्तर सकारात्मक दिशा में होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम सारी नेगेटिविटी जो है बोर्ड को बता रहे हैं, वो इम्प्रेशन सही नहीं होता। आंसर आप, मैंने पहले भी बताया है, अगर आप सेंसस या फिर आप हेल्थ का कोई डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग या नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार ये डाटा है। तो इस प्रकार से ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से अपने उत्तर को प्रेषित करें। एमपी से 5 राज्यपाल के नाम, जैसे मैंने पहले बताया आपको। श्रेणी, अब हम आते हैं श्रेणी पर। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये जो श्रेणियां हैं इनसे आपसे प्रश्न बन सकते हैं। तो श्रेणी देखकर ही आपसे प्रश्न बनेंगे कि आप अपनी श्रेणी का इतिहास बताएं, वर्तमान में क्या चल रहा है। रिजर्वेशन को लेकर अगर कोई बात चल रही है अखबारों में तो उससे प्रश्न बन सकते हैं। कमीशंस जो हमारे हैं उनके हेड जो होते हैं उनके नाम आप पढ़ लें एक बार, जिस भी श्रेणी से आप बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या, आपकी श्रेणी के लिए या ओबीसी के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, या क्या लीगल उसके लिए प्रावधान किए गए हैं, पूर्व में कैसा आयोग था, स्टैच्यूटरी था, नॉन स्टैच्यूटरी, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आरक्षण संबंधित प्रश्न होते हैं, आपकी श्रेणी से, आपके श्रेणी से कोई पॉलिटिकल चल रहा है, इवेंट चल रहा है, कुछ चल रहा है, कहीं विवाद चल रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो एस्पिरेंट्स इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं। अगले फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपसे कि आयोग कब बना, किस ईयर में बना, अभी कौन उसके हेड है।
इस प्रकार के कितने मेंबर हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे, या फिर उसके कार्य क्या हैं, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। कई बार मैंने ऐसा प्रश्न देखा है कि अगर आपने अपनी श्रेणी उन्हें बताई है तो फिर अपनी कास्ट बताइए, तो उनका कास्ट पर ये प्रश्न होता है कि आप अपनी जाति के लिए क्या प्रयास करेंगे। तो आपको डायरेक्टली इस प्रकार के प्रश्नों में कई एस्पिरेंट्स जो हैं उनको डाउट्स हो सकते हैं या फिर वो फंस सकते हैं। तो देखिए, एज ए सिविल सर्वेंट हमें पूरी सोसाइटी के लिए काम करना है, तो हमें बताना है कि हम सोसाइटी एज ए होल के लिए कार्य करना हमारा उद्देश्य है, ना कि जाति विशिष्ट के लिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वहां पर थोड़ा संयम लें, सोचें और उसके बाद ही उत्तर दें। आवेदक का पता, कुछ खास बात हो, आपके फेमस प्लेस है, कोई पर्सनालिटी के नाम से अगर आपका एड्रेस है तो उसके बारे में, जैसे अशोक के नाम पर है या अकबरपुर है, तो इस प्रकार के अगर हैं तो फिर आपको उनकी हिस्ट्री में जाना है, उनके कार्यों पर जाना है, और ये नाम क्यों रखा गया आपके बर्थ प्लेस का, तो क्या है उसका इतिहास। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको तैयार होना है। एस्पिरेंट्स, सारे डायमेंशन हमें अपने प्लेस के कवर करने हैं, जो आपका एड्रेस है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिक, रिलीजियस, सारे डायमेंशंस। उसके बाद हम आते हैं पिन कोड से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। हर डिजिट का क्या महत्व है पिन कोड में, ये भी आप अवश्य पढ़ लें। आधार कार्ड नंबर, आपको आधार कार्ड नंबर टिप ऑफ टंग होना चाहिए। कई बार स्टार्टिंग में जाते ही बराबर एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ आधार कार्ड नंबर भी पूछ लिया जाता है। ईमेल एड्रेस पर प्रश्न बन सकता है कि इसमें आप डोमेन नेम बताइए, आपका जो ईमेल एड्रेस है, या फिर आपने कोई ईमेल आईडी विशिष्ट बना रखी है, उसमें कुछ सिंबल्स ऐसे डाल रखे हैं, तो उस पर प्रश्न किया जा सकता है कि आपने अपनी ईमेल आईडी ऐसे क्यों बनाई है। तो इस प्रकार के अगर किसी का है तो वो अपना उत्तर तैयार रखें। फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी हैं, सोर्सेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपसे जान सकते हैं। एकेडमिक्स में अब हम आते हैं। सबसे पहला मोस्टली जो डिफ़िकल्ट पार्ट है इंटरव्यू का, वो यही पोर्शन है, क्योंकि क्या होता है, हम अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं, फिर हम अपना कॉलेज आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम एमपीपीएससी के सिलेबस की ओर हो जाते हैं। तो ये सामान्य है, ह्यूमन एरर है कि हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन इंटरव्यू से जाने से पहले हमें अपना स्कूल एजुकेशन, जो बैकग्राउंड है, आपको ग्रेजुएशन है आपका, या स्कूलिंग में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, तो उन सब्जेक्ट्स को भी हमें थोड़ा थोड़ा साथ में इंटरव्यू में लेकर चलना है। एकेडमिक्स में, स्कूल एजुकेशन में अगर विद्यार्थी आपकी कोई परसेंटेज वेरिएशन है आपका फर्स्ट ईयर में और फाइनल ईयर में, या फिर 10th 12th के परसेंटेज में और फाइनल ईयर के परसेंटेज में काफ़ी वेरिएशन है, तो उससे प्रश्न बन सकते हैं कि आप प्रतिभावान हैं तो आपके इतने परसेंटेज वेरिएशन क्यों है, इस प्रकार से। तो उसके लिए आप उत्तर तैयार रखें। स्कूल से प्रश्न करें, आपके स्कूल से प्रश्न किए जा सकते हैं, जिस भी स्कूल से आपने पढ़ाई है उसके नाम पर, उसका उद्भव कब स्टैब्लिश हुआ, क्या महत्व है, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एमपी बोर्ड से अगर आपने किया है तो एमपी बोर्ड की बेसिक जानकारी कि इसके हेड कौन है फिलहाल में, और कहाँ कहाँ इसकी ब्रांचेस हैं, हेड ऑफिस कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये वाले प्रश्न के लिए तैयार रहें। एस्पिरेंट, इसी प्रकार सीबीएसई के लिए भी आपको तैयार रहना है, और इनके मोटोज क्या है। अगला प्रश्न आता है चर्चित प्रश्न जो अभी वर्तमान में जो सिनेरियो देखा जा रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस पर एमपी गवर्नमेंट की कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, कुछ बुक भी पब्लिश हो रही है वर्तमान में। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे कम समय में पढ़ पाना डेफिनेटली मैं जान रही हूँ कि मुश्किल होगा, परंतु आपको लेकर चलना है। जिस प्रकार से आपका बैकग्राउंड है, किसी का फिजिक्स से बैकग्राउंड है, किसी का केमिस्ट्री से है, किसी का मैथ से है, और किसी का ह्यूमैनिटीज से है, तो आपको भारतीय ज्ञान परंपरा में प्राचीन मैथमेटिशियंस जो हैं या फिजिसिस्ट जो हैं प्राचीन, उन्होंने क्या खोजें की हैं, या वर्तमान में कौन साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल मिला है, और भारत से कौन से साइंटिस्ट रहे हैं, किसने क्या खोज किए, इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड है तो बायोलॉजिस्ट के नाम आपको पता होना चाहिए, और किसे अवार्ड मिला है, कौन फेमस है, या कोई मूवी भी बनी है उन पर। तो ये वाले जो प्रश्न हैं इनके लिए आपको तैयार रहना है। केमिस्ट्री, उनके द्वारा क्या खोजें की गई हैं, या प्राचीन भारत में देखा जा रहा है जो भी एकेडमीज जो रही हैं प्राचीन हमारे यहाँ, चाहे विक्रमशिला एकेडमी हो या तक्षशिला एकेडमी, जो भी एकेडमीज रही हैं उनसे कोई इतिहास अगर जुड़ा हुआ है तो उस पर भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। ग्रेजुएशन, आपकी यूनिवर्सिटी का कोई नाम फेमस है
तो उस फेमस पर्सनालिटी के बारे में आपको पढ़ना है, उनका भारत में क्या योगदान रहा है, उनके कार्य आपको पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से चलना है एस्पिरेंट्स। कोई ग्रेडिंग अगर आपकी यूनिवर्सिटी को वर्तमान में मिली है या यूनिवर्सिटी के नाम पर प्रश्न आपसे बन सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, सबसे पहला जो एक चीज मैंने आपको बताई थी एस्पिरेंट्स की, एक है मेंस का सिलेबस। मेंस के सिलेबस के जो कोर सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़कर जाने हैं, मतलब बहुत डीप में नहीं, लेकिन आपको चीजें पता होना चाहिए। सेकंड जो आपकी चीज है वो है आपका ग्रेजुएशन। आपके ग्रेजुएशन या पीजी आपने किया है तो उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया। ये दो चीजें ऐसी जो आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगी। अब हम आते हैं, आपने जो ग्रेजुएशन किया है, जो सामान्य प्रश्न आपकी ग्रेजुएशन से पूछा जाता है कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, सिविल इंजीनियरिंग किया है, और उसके बाद आप प्रशासन में आना चाह रहे हो, तो आप अपनी जो इंजीनियरिंग है या जो भी आपने पढ़ाई की है उसका प्रशासन में क्या प्रयोग करेंगे या उसका प्रशासन में क्या महत्व है। तो इस प्रकार का ये पहला क्वेश्चन है, सामान्य प्रश्न है जो हर एस्पिरेंट से पूछा जाता है। कहाँ अप्लाई करेंगे आप अपना ग्रेजुएशन को, जो पढ़ाई आपने की है? उत्तर आपका विशिष्ट होना चाहिए। एक चीज और बताना चाहूंगी एस्पिरेंट्स, हर एस्पिरेंट का अपनी अपनी फील्ड में अलग ग्रेजुएशन है और सबने अपने अपने उत्तर जो हैं अपने बनाने हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप सेल्फ एनालिसिस के माध्यम से कर सकते हो। आप किसी का उत्तर चुराएं ये सही नहीं है। आप खुद अपने सब्जेक्ट्स को, अपने जो भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आपने पीजी या ग्रेजुएशन किया है, आप बैठें, एनालिसिस करें कि मेरे सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, और उसको मैं प्रशासन को देखें, और फिर प्रशासन में और उन दोनों में मैं उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, या मैंने अपने ग्रेजुएशन से क्या चीज़ें सीखी हैं जिनको मैं प्रशासन में उपयोग करूँगा। तो ये सेल्फ एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। इसके बहुत अच्छे 4 से 5 पॉइंट आप स्वयं अपने अपने बना लें, एक अच्छा उत्तर आप फ्रेम कर लें। ठीक है, अगर आप वर्तमान में जॉब में हैं तो डेफिनेटली आपसे जॉब के सारे प्रश्न बनना चाहिए। जैसे आप अगर जॉब में हैं तो आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, ये एक आंसर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि बोर्ड को सेटिस्फाई कर दें। अगर वो इस प्रश्न से सेटिस्फाइड, इस उत्तर से सेटिस्फाइड नहीं होते तो बार बार वो ये वाला प्रश्न आपसे करते हैं। तो एक बहुत अच्छा उत्तर इसके लिए भी आप फ्रेम करें। क्या वर्तमान जॉब से आप संतुष्ट नहीं हैं, इसके लिए भी आपको एक उत्तर अपना तैयार रखना है। वर्तमान जॉब का प्रशासन में कहाँ उपयोग करेंगे, या सैलरी से संबंधित प्रश्न आपसे बन सकते हैं। हो सकता है अभी वर्तमान में आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो और आपकी जो पैकेज ज़्यादा है, परंतु आपको प्रशासन में आना है और सैलरी का काफ़ी वेरिएशन है, तो उस पर भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं। यदि आप दिव्यांग हैं तो उससे संबंधित प्रश्न आपसे बन सकते हैं। दिव्यांग है तो क्या है, कौन सी कैटेगरी, कितना परसेंट है आपको, सरकार आपके लिए क्या प्रयास कर रही है, आपके लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, आप किस किस योजना का लाभ ले रहे हैं, कौन से कानून हैं जिनके तहत आपको रिहेबिलिटेशन दिया जा रहा है, उसका निवारण, कोई बीमारी है जिससे आप पीड़ित हैं तो क्या आपका ट्रीटमेंट चलता है या उसका निवारण क्या है। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपसे उस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे हो सकता है आपने किसी स्पोर्ट में पार्ट लिया है तो उसकी बारीकियां आपको पढ़नी है। ठीक है, कैसे, उस स्पोर्ट्स की कोई प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कौन कौन सी होती है, क्या इसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया है, या ये इसे ओलंपिक में शामिल नहीं है तो किया जाना चाहिए, या फिर जो स्पोर्ट आप खेलते हैं उसका अब इतना महत्व क्यों नहीं रह गया है, क्यों ये स्पोर्ट्स अब प्रचलित नहीं है, या प्रचलित है तो कौन से फेमस खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं, या कोई टूर्नामेंट अभी चल रहा हो, क्रिकेट है तो उस स्पोर्ट्स से संबंधित शब्दावली आपसे पूछी जा सकती है। उस स्पोर्ट्स जो ग्राउंड है उसकी बारीकी आपसे प्रश्न बन सकते हैं कि कोर्ट है अगर वॉलीबॉल का तो उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, बॉल का वजन क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। एनसीसी स्काउट गाइड अगर आपने किया है तो उसकी बेसिक जानकारी, कैसे एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इसका उद्भव कब हुआ, भारत में कब आया, इसके फादर कौन है, एनसीसी है उसका मोटो क्या है। ठीक है, स्काउट गाइड है तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं, कितने लेवल्स हैं, क्या रैंकिंग है, एनसीसी का प्रशासन में क्या कहाँ उपयोग करोगे आप। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एस्पिरेंट्स बन सकते हैं। एनसीसी, उसका कोई गीत है एनसीसी का तो वो आपसे पूछा जा सकता है। नेवी, आर्मी, एयरपोर्ट, इन सब के हेड आपको, अगर आपका एनसीसी है तो आपको इन सब के हेड जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं उनके नाम आपके को याद होने चाहिए। यदि कोई पुलिस केस आपका कोई प्रकरण हुआ है तो उस प्रकरण के बारे में आपसे जानकारी पूछी जा सकती है एस्पिरेंट्स। हॉबी,
सबसे पहला मेरा सजेशन है कि आप अपनी नेचुरल हॉबी रखें। कोई भी हॉबी किसी की कॉपी ना करें, कोई बनावटी, क्योंकि वहाँ पर आप ब्लफ नहीं कर सकते। ब्लफ वो एक्सपर्टीज है, वो आपको जज करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार की का कोई ब्लफ ना करें। जो नेचुरल है, जो चीज़ें हैं आपकी, वही आप हॉबी में मेंशन करें। हॉबी से आपका प्रश्न बन सकता है कि ये क्या है। पहला प्रश्न होगा कि आपकी हॉबी में आपने मेंशन किया, ये क्या है, इसका उद्भव कहाँ है, कोई आर्ट है, पेंटिंग है, तो उसके विकास, उसका इतिहास के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न होता है कि आप अपनी हॉबी का प्रशासन में कहाँ उपयोग करेंगे। इसके लिए आप बहुत अच्छा प्रश्न बना सकते हैं, आपकी हॉबी क्या है। अगर आपकी पेंटिंग है तो पेंटिंग कितने प्रकार की होती है, मॉडर्न आर्ट क्या है, ट्राइबल पेंटिंग क्या है, क्या महत्व है उनका। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। आपकी हॉबी आपको क्या प्रदान करती है, हॉबी का वर्तमान सिनेरियो। मान लीजिए आपकी हॉबी क्रिकेट है, अभी क्या चल रहा है, तो उस पर आपसे प्रश्न बन सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक सारे एस्पेक्ट्स आपको अपनी हॉबी के लेकर एस्पिरेंट्स चलना है। हॉबी से संबंधित अगर कोई पर्सनालिटी है तो एस्पिरेंट्स उस पर भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं। हॉबी कब परफॉर्म करते हो, हॉबी से क्या मिलता है, क्या आपको हॉबी परफॉर्म करने के लिए समय मिलता है, या अगर आप प्रशासन में आते हैं तो आप अपनी हॉबी के लिए कैसे समय निकालेंगे। इस प्रकार के सामान्य प्रश्न हैं जिनका हमें उत्तर रखना है। और एक प्रश्न होता है हॉबी या इंटरेस्ट में क्या अंतर है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जिन्हें हमें तैयार करना है। एस्पिरेंट्स, अन्य प्रयास जो आपको इंटरव्यू के लिए करने चाहिए। पहला मेंस सिलेबस, दूसरा ग्रेजुएशन, अपना व्यक्तिगत विवरण फॉर्म में जो आपने मेंशन किया है उसकी बारीकियां आपको पढ़नी है। अन्य प्रयास जो आप कर सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। हमें न्यूज़पेपर को डेली पढ़ना है। जब से आपके साक्षात्कार की डेट आती है, वैसे भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को तो जो बाहरी गतिविधियां होती है उससे अवेयर रहना है, तो न्यूज़पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। न्यूज़पेपर हमें डेली पढ़ना है। साक्षात्कार के एटलीस्ट 10 दिवस पूर्व साक्षात्कार के दिन के अखबार की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी आपको लेनी है। एटलीस्ट 2 to 3 न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ सिर्फ हमें उनकी रीडिंग ही नहीं करनी है, उन्हें याद भी करना है। कई बार ये प्रश्न बनता है कि क्या आज का अखबार आपने पढ़ा है, आज के अखबार की कोई 5 प्रमुख खबरें बताइए। जैसे ही आपने 5 प्रमुख खबरें बताई, उन खबरों से प्रश्न होने लगते हैं। ठीक है, तो हमें साक्षात्कार को हमें सिर्फ न्यूज़पेपर को पढ़ना ही नहीं है, उसका एनालिसिस भी करना है। ठीक है, सारे डायमेंशंस उसके पढ़ सकते हैं हम। उसमें भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारी तरह की न्यूज़ दी रहती है। इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको अवश्य पढ़कर जाना है इंटरव्यू में। जैसा मैंने बताया, मेंस का सिलेबस, ग्रेजुएशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, हॉबी से संबंधित प्रश्न और डैफ की जितनी भी चीज़ें हैं। मेंस को सिलेबस को पूरा करें आप, उत्तर पॉइंट्स में देने का प्रयास करें। सब्जेक्ट्स का जैसा मैंने बताया आपको, देखिए, आप जब भी आयोग या फिर बोर्ड मेंबर आपसे प्रश्न करते हैं इंटरव्यू में, तो आपका प्रयास होना चाहिए कि जिस प्रकार से हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं उसी प्रकार से हम उत्तर दें। पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से अगर आप पॉइंट्स में व्यवस्थित आंसर देंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद जो स्पेशल चीज़ें जो आपको इंटरव्यू के लिए करनी है एमपी में, वो एमपी की ट्राइब्स की जानकारी। कई ऐसे जिले हैं जहाँ आप मान लीजिए आप हरदा से बिलोंग करते हैं, आप ट्राइब नहीं हो, ठीक है, आप सामान्य नागरिक हो, ट्राइब नहीं हो, आप सामान्य कैटेगरी में हो, परंतु आपको ट्राइब की हरदा में कौन कौन सी ट्राइब है उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो ट्राइब्स की भी सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। उनके लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, या मध्य प्रदेश में कितना परसेंटेज ट्राइब है, कितनी पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें आपको एस्पिरेंट्स पता होना चाहिए। ठीक है, एक टॉपिक आता है गवर्नमेंट स्कीम्स। जैसा कि हम मेंस में भी पढ़ते हैं और प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, परंतु अब हमें गवर्नमेंट स्कीम को एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू पढ़ना होगा। गवर्नमेंट स्कीम्स, एमपी का इकोनॉमिक सर्वे हमें पढ़कर जाना है, इंडिया का पढ़ना है, बजट जो है एमपी इकोनॉमी दोनों के बजट अगर आए हैं उन्हें हमें पढ़ना है। ओलंपिक, अभी हाल ही में अगर ओलंपिक परफॉर्म हुआ है, कोई ऐसा इवेंट हुआ है, तो उसकी बारीकियां हमें पता होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम इंटरव्यू के समय G20 समिट चला था, तो G20 समिट से कई सारे प्रश्न बन रहे थे। तो इस प्रकार अगर कोई इवेंट होता है तो हमें उसके बारे में भी पढ़ना है। साक्षात्कार के दिवस के अखबार की 5 प्रमुख खबरें आपके टिप ऑफ टंग होनी चाहिए, विथ एनालिसिस आपको उसका पता होना चाहिए। तो ऐसी 5 खबरें बना लें और उनका एनालिसिस भी आप बना लें अपने दिमाग में। खाने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ग्रुप डिस्कशन आप जरूर करें इंटरव्यू के दौरान।
हाँ, मिरर प्रैक्टिस आपको करनी है इंटरव्यू के दौरान। जिन्हें हेजिटेशन होता है बोलने में, वो मिरर प्रैक्टिस जरूर करें। एस्पिरेंट्स, सीमित मॉक दें, आप बिल्कुल मशीन ना बने। आपके जो उत्तर हैं वो व्यवहारिक होने चाहिए, आपको मशीन नहीं बनना है। और जब भी आप उत्तर दें, आप संयमित होकर दें, हड़बड़ाहट में उत्तर ना दें या बहुत जल्दी जल्दी ना बोलें, इसीलिए मिरर प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है। एस्पिरेंट्स, साक्षात्कार में हमें क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है? संयम के साथ जवाब दें जब भी आपसे प्रश्न किया जाता है। बोर्ड का ईगो हर्ट ना करें, ब्लफ ना करें, हम्बल रहें, अपने दस्तावेज में कोई गलत जानकारी प्रेषित ना करें। कम एवं सीमित शब्दों में हमें जवाब देने हैं। कपड़े आपके हल्के रंग के हों, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। बोर्ड के साथ इनफॉर्मल बिल्कुल ना रहें। एस्पिरेंट्स, साक्षात्कार दिवस में आपको क्या चीजें हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है? पहला, हमें कंप्लीट डाइट लेनी है। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप भूखे रहें। कई बार भूख से भी हेडेक हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है आपको गैस्ट्रिक। तो आप भरपूर डाइट लें, कंप्लीट डाइट लें, भरपूर नींद लें। जो लोग बाहर से जा रहे हैं साक्षात्कार देने, मेरा आग्रह है कि 1 या 2 दिवस पूर्व वहां जाएं। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसलिए बार बार पानी पिए। भोजन साथ लेकर जाएं, अखबार अवश्य पढ़ें और अपने दस्तावेजों की अवश्य जांच कर लें। ये हुई साक्षात्कार की जो बारीकियां हैं, उन्हें मैंने आपको बताने का प्रयास किया था एस्पिरेंट्स। अब हम आते हैं पोस्ट प्रेफरेंस पर। एस्पिरेंट्स, पोस्ट प्रेफरेंस की जब हम बात करते हैं, जब भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना हो, तो कई सारी चीजें जो हमें पोस्ट से संबंधित देखनी होती हैं। पहला होता है कि पोस्ट में सम्मान देखा जाता है, प्रतिष्ठा देखी जाती है, प्रमोशन चैनल देखा जाता है और कार्यशैली देखी जाती है। कार्यशैली ऐसे फील्ड का जॉब है या ऑफिस वेयरिंग जॉब है, तो इस प्रकार के कई सारे डाउट्स जो हैं एस्पिरेंट्स के मन में होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पहला जो पद है वो डिप्टी कलेक्टर का है। ठीक है, ये हाँ, जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते हैं तो उसके विभाग की आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि डिप्टी कलेक्टर का जो पद है वो सामान्य प्रशासन का विभाग का है, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस जो भर रहे हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस से भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं कि डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के कार्य क्या हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए भी आप तैयार रहें। पहला है डिप्टी कलेक्टर, सेकंड है डीएसपी। कुछ पद ऐसे हैं जिनमें जो वर्दीधारी पद हैं, जिनके आयोग द्वारा कुछ मानदंड दिए गए हैं, तो उनको आप अवश्य पढ़ लें, उसके बाद ही उन पोस्ट को आप फिल करें। पोस्ट प्रेफरेंस में पहला है डिप्टी कलेक्टर का पद, जो कि उच्च पद है राज्य सेवा परीक्षा का। सेकंड आता है डीएसपी। तो ये दोनों ही पद ऐसे हैं जिनमें फील्ड वर्क भी है, प्रेस्टीज है, चार्म है और इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग पद हैं। तो ये तो सबसे पहली प्रायोरिटीज होती ही हैं एस्पिरेंट्स के साथ। इसके बाद के पदों की अगर हम बात करें तो इसके बाद आप भर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का पद। बहुत अच्छा है, एक ऑफिस वाला जॉब होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, प्रेस्टिजियस जॉब है, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग पद है, तो ये वाला आप भर सकते हैं। सेकंड पे आप जा सकते हैं जिला आबकारी अधिकारी। जो क्लास 2 के पोस्ट हैं उनको आप पहले फिल करें। उसके बाद आप सहकारिता विभाग में कोऑपरेटिव की जो है पोस्ट है उसको फिल कर सकते हैं एस्पिरेंट्स। उसके बाद आप जा सकते हैं जिला सेनानी पर आप जा सकते हैं, या फिर जिला सेनानी ना जाकर आप जिला जेल में वित्त विभाग की जो पद है अधीक्षक, वित्त विभाग का जो पद है मध्य प्रदेश वित्त सेवा, इस पद पे आप जा सकते हैं। ये काफी अच्छा पद है, इसमें प्रमोशन चैनल अच्छा है इसका, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि आप डिप्टी कलेक्टर, देन डीएसपी, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पर जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर की पद आप भर सकते हैं। उसके बाद एस्पिरेंट्स आप जा सकते हैं वित्त विभाग का पद आप भर सकते हैं, उसका प्रमोशन चैनल अच्छा है। इसके बाद एस्पिरेंट्स आप फिल कर सकते हैं जिला सेनानी का पद आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप जिला सेनानी का जो पद है उसमें आपको जो है वर्कफोर्स अच्छा मिलता है, मतलब कर्मचारी काफी होते हैं आपके पास। आपका सिर्फ काम होता है कि आप होमगार्ड्स वगैरह की ड्यूटी लगाओ, तो एक बल्क में आपके पास वर्कफोर्स होता है। तो ये जिला सेनानी का पद होता है, वो आप भर सकते हैं।
उसके बाद आप जा सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग पे जा सकते हैं या फिर महिला बाल विकास, इन पदों पर जा सकते हैं। फिर आप जनसंपर्क जो है उसको लास्ट में रखिए। देन आप जब पोस्ट प्रेफरेंस भरना है तो महिला बाल विकास का पद ऊपर रख सकते हैं। देन उसके बाद इसमें प्रमोशन चैनल ठीक ठाक है। देन उसके बाद स्कूल एजुकेशन वाला पद आप भर सकते हैं। अगर किसी को ऑफिस वाला जॉब चाहिए तो स्कूल एजुकेशन जो है एडी एजुकेशन, वो वाला पोस्ट भी अच्छा है, आप वो वाला फिल कर सकते हैं। देन लास्ट में आपको जनसंपर्क का पद इसमें फिल करना है। एस्पिरेंट्स, जब हम क्लास 3 की बात करते हैं, क्लास 3 में अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर भरनी है तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको जो सब रजिस्ट्रार है उसके पद पर जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा पद है। देन उसके बाद आप नायब तहसीलदार भर सकते हैं। उसके बाद आप आबकारी निरीक्षक का पद भर सकते हैं, सहकारिता का पद भर सकते हैं, परिवहन उप निरीक्षक आरटीओ वाला जो ये पद है इसको भी आप ऊपर रख सकते हैं। आप इसको 3rd रैंक पर रख सकते हैं। इसके बाद की जो पोस्ट है एटीओ मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, ये आप फिल कर सकते हैं। सीटीआई का पद भी बहुत अच्छा है, गर्ल्स के लिए अच्छा होता है ये वाला पद। अभी मैंने ये हम क्लास 3 की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको आप फिल कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, देन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, देन उसके बाद फाइनेंस विभाग का आप भर सकते हैं पद, फिर महिला बाल विकास का, फिर एडी एजुकेशन का और लेबर ऑफिसर का आप भर सकते हैं। इस प्रकार से क्लास 3 की पोस्ट हमें मुझे लगता है कि क्लास 3 में ही भरनी चाहिए। इसमें आप सबसे पहले सब रजिस्ट्रार का पद भर सकते हैं, देन नायब तहसीलदार, फिर आप सहकारिता का पद भर सकते हैं। लास्ट में आपको एटीओ का पोस्ट भरना है और सीटीआई का पोस्ट जो है वो आप अपनी वरीयता क्रम में लास्ट में रख सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। और भी जो आपको क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद एस्पिरेंट्स।